नमस्कार। आपने भी मीडिया में ऐसे विज्ञापन कहीं न कहीं अवश्य देखे होंगे। क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी कलम से दुनिया बदल देना चाहते हैं? क्या आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? क्या आप मशहूर एंकर्स की तरह नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने समाज के, अपने आसपास के लोगों की सारी परेशानियां दूर कर देना चाहते हैं? इस तरह के कई विज्ञापन मीडिया में, प्रिंट में, टेलीविजन में, लोकल केबल में आते ही रहते हैं। यह भी बताया जाता है कि देखिए टीवी के एंकर कितना पैसा कमाते हैं। क्या आपको पता है रजत शर्मा को करीब 2.5 करोड़ रुपए महीना मिलता है, हालांकि उनका स्टेक भी उसी कंपनी में है। इस तरह 30 करोड़ रुपए साल में कमाते हैं। सुधीर चौधरी हर साल करीब 10 करोड़ रुपए तनख्वाह के रूप में लेते हैं। इसी तरह अंजना ओम कश्यप का वेतन भी करीब 80 लाख रुपए महीना है। आप अंदाज लगा लीजिए, करीब 10 करोड़ रुपए हर साल कमाती है। श्वेता सिंह 3 करोड़ रुपए साल कमाती है, इतना उनका वेतन है। और तो रवीश कुमार को ही करीब 6 करोड़ रुपए साल मिलते हैं। राजदीप सरदेसाई 10 करोड़ रुपए साल कमाते हैं। अर्नब गोस्वामी की कंपनी में स्टेक है, वे कंपनी के मालिक भी हैं, लेकिन फिर भी वे हर साल करीब 15 करोड़ रुपए वेतन लेते हैं। दीपक चौरसिया भी एक चैनल के मालिक हैं, वे भी करीब इतना ही वेतन लेते हैं। ये सब वो आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े हैं, जो गूगल में उछाले जाते हैं। बताया जाता है कि इन एंकर्स की इतनी तनख्वाह, इनकी इतनी पहुंच है, इनके एक फोन पर मंत्री मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि इन लोगों का समाज में कितना बड़ा स्थान। कई महिला एंकर की तुलना तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्रियों से भी की जाती है। ये सब अपने आप में मीडिया टाइकून है। देखिए बरखा दत्त कितना पैसा कमा चुकी है, अभिसार शर्मा कितना कमा चुके हैं, आशुतोष कितना कमा चुके हैं, अजीत अंजुम कितना पैसा कमा चुके हैं। ये सब बातें बताई जाती है। ये भी बताया जाता है कि जो तनख्वाह मिलती है एंकर्स की है। ऐसे भी कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे, टीवी के पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनकी तनख्वाह लाखों रुपए महीना होती है। 10-15 लाख रुपए तो आम बात है। इस तरह की बातें बताई जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, खुद अपना चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब पर चला रहे हैं या कहीं और चला रहे हैं, उनका खुद का भी कितना महत्व है, वे कितने पैसे कमा रहे हैं, वे भी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ये सब बातें बताई जाती हैं कि आप टीवी की पत्रकारिता में आइए, पत्रकारिता जगत में प्रवेश कीजिए। और ये बताया जाता है कि जो देश के तमाम टॉप मेरे पत्रकारिता के इंस्टीट्यूट है, वहां आप एडमिशन लीजिए। IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को मीडिया जगत का IIM कहा जा सकता है। इसके अलावा चेन्नई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, मुंबई में जेवियर इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर में क्रिश्चियन कॉलेज है, मनोरमा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन कोट्टयम में है, मुंबई में ही जेवियर्स कॉलेज के अलावा देहरादून में IMS यूनिवर्सिटी है, उसका अपना नाम है। मुंबई के किशनचंद खेचेलाराम यानी केसी कॉलेज का भी अपना नाम है। दिल्ली के उस्मानिया कॉलेज में पर मीडिया पढ़ाया जाता है। और दुनिया के अधिकांश देशों में मीडिया की पढ़ाई होती है। भारत के प्रमुख राज्यों में अपने अपने नेशनल स्तर के, नेशनल लेवल के मीडिया इंस्टीट्यूट हैं। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान, राजस्थान में हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय है पत्रकारिता और मीडिया कम्युनिकेशन का। इसके अलावा रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी है, जहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। ये सब बातें बताई जाती हैं। ये भी बताया जाता है कि कितनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जयपुर में, फरीदाबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में, जहाँ मीडिया की पढ़ाई होती है। और इन सभी मीडिया संस्थानों के अलावा, बात करें, इनके अलावा कई ऐसे संस्थान हैं जो घोषित तौर पर, जिनका UGC से कोई तारतम्य नहीं है, लेकिन वे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों से अच्छी मोटी फीस ले रहे हैं और विद्यार्थियों को डिग्री दी जा रही है। पता नहीं वो डिग्री फर्जी होती है या नहीं, उन्हें उन डिग्रियों के आधार पर कहीं काम मिलता है नहीं। देश में इस वक्त 1,500 से ज्यादा मीडिया कॉलेज हैं, जहां मीडिया की पढ़ाई होती है। ये बताया जाता है कि मीडिया कॉलेज में अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपको दीपक चौरसिया बनने से, राजदीप सरदेसाई बनने से, बरखा दत्त बनने से या रवीश कुमार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप इन मीडिया संस्थाओं में
शामिल होइए। इन मीडिया संस्थाओं में फीस भी अच्छी खासी है। कहीं 6 से 8 लाख रुपए एक कोर्स की फीस है, कहीं 10 से 12 लाख रुपए तक भी है, कई संस्थानों में 1-1.5 लाख रुपए भी है। सरकारी विश्वविद्यालयों में वेतन तनख्वाह कम है। ये भी बताया जाता है कि इन संस्थाओं में मीडिया की पढ़ाई की कितनी तैयारियां हैं, हम कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं। हमारे पास अपना स्टूडियो है, अपनी लाइब्रेरी है, अपना वीडियो एडिटिंग सेटअप है, हमारे पास प्रबुद्ध शिक्षकों की लंबी चौड़ी भीड़ है। ये सब बताया जाता है। इसके अलावा ऐसी बातें भी बताई जाती है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हम बताएंगे कि मास कम्युनिकेशन क्या है, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, सबिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा किस तरह फीचर राइटिंग होती है, कैसे कंप्यूटर के उपकरणों का उपयोग करके आप मीडिया में आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि हर टेलीविजन चैनल में कंप्यूटर तो होता ही है। पत्रकारों को पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए, पत्रकारों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए, पत्रकारों को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा पत्रकारों को जानकारी होनी चाहिए कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। ये सब बातें दावा किया जाता है कि ये सब चीज़ें पत्रकारों को, जो नए पत्रकार होंगे, उन्हें पढ़ाई जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ये भी बताया जाता है कि ऑडियो विजुअल में आपको क्या क्या आना ही चाहिए। और ये भी बताया जाता है कि आप कहाँ कहाँ टेलीविज़न चैनलों में काम कर सकते हैं, किस तरह आप इंडियन लीगल सिस्टम को समझ सकते हैं पत्रकारिता के जरिए, और इस तरह समझ सकते हैं कि आप जब पत्रकार बनेंगे तो आप हरफन मौला हो जाएंगे। हर फील्ड का आपको जानकर का ज्ञान होगा, इतिहास का, अर्थशास्त्र का, संविधान का, राजनीति का, ये सब तो होगा ही होगा। इसके अलावा आपके संपर्क होंगे, दो मंत्री आपके इस जेब में होंगे और 2 मंत्री इस जेब में होंगे, प्रशासन के लोग आपके पीछे के पॉकेट में होंगे, आपके जेब में हर महीने मोटी तनख्वाह आएगी। ये सब बातें बताई जाती हैं। इन यूजीसी से एफिलिएटेड कॉलेजों के अलावा, यूनिवर्सिटीज के अलावा अनेक मीडिया संस्थानों ने अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। अनेक न्यूज़ चैनलों ने अपने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, जहां वे बताते हैं कि आप 1 साल के लिए हमारे यहाँ आइए, हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। हालांकि कोई भी चैनल वाला इस तरह के अपने इंस्टीट्यूट में नौकरी की गारंटी नहीं देता। देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल माने जाने वाले समूह में आज तक यानी इंडिया टुडे ग्रुप में भी कई चैनल हैं, उनका अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जी वालों का अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, न्यूज़ 24 वालों ने भी अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला था। ये तो ठीक है। जिला स्तरों पर चलने वाले केबल टीवी नेटवर्क ने अपने मीडिया इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, और वे विद्यार्थियों से मोटी फीस लेकर उन्हें बुलाते और कहते हैं कि एंकरिंग का डिप्लोमा लीजिए, न्यूज़ रीडर का काम सीखिए, न्यूज़ प्रोड्यूसर बनिए। इसके अलावा वे वादा करते हैं कि वे सब पूरे स्टूडियो की जानकारी आपको देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से कोई भी चैनल, कोई भी इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी नहीं देता कि इतनी मोटी तनख्वाह देने और जिंदगी के 2-3 साल बर्बाद करने के बाद आपको कितनी तनख्वाह की गारंटी है, कितनी तनख्वाह आप पाएंगे। क्या वाकई 2 मंत्री आपकी एक जेब में होंगे और 4 मंत्री दूसरी जेब में होंगे? क्या वाकई आपको राजदीप सरदेसाई, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, इन लोगों की तरह मोटी मोटी तनख्वाहें मिलेगी? क्या आपको अंजना ओम कश्यप की तरह, क्या श्वेता सिंह की तरह, क्या निधि राजधान की तरह लोग आपको पहचानेंगे, आपकी पहचान बन जाएगी? ये सब वादे किए जाते हैं। बच्चों से मोटी मोटी फीस ली जाती है और उन्हें बरगलाया जाता है, और जब ये डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में होता है इल्ले, यानी उनके हाथ में कुछ नहीं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें मुझे क्या फायदा है? मैं तो खुद मीडिया का व्यक्ति हूँ, तो मैं मीडिया की ये पोल खोलने वाली बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इन धोखों से बचे। आप लाखों रुपए फीस उन डिग्रियों के लिए, उन डिप्लोमा के लिए खर्च मत कीजिए जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते, जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण साल बर्बाद कर देते हैं, जो आपकी पढ़ाई के नाम पर आपको कुछ नहीं सिखाते और आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने अपने जीवन के करीब 4 दशक विभिन्न मीडिया संस्थानों में बिताए हैं। मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया है। प्रिंट मीडिया में मैंने
दैनिक अखबार में काम किया है, नवभारत टाइम्स में काम किया है, मैंने भास्कर में काम किया है, मैंने नई दुनिया में काम किया है, मैंने छोटी दुनिया में काम किया है। इसके अलावा मैंने कई सांध्य दैनिक, चौथा संसार में काम किया है, और इसके अलावा मैंने टीवी चैनलों में काम किया है, मैंने सहारा में काम किया है, इसके अलावा मैंने केबल टीवी में भी काम किया है, और तो और देश के पहले हिंदी इंटरनेट पोर्टल webdunia.com का मैं संस्थापक संपादक हूँ। यानी जब उसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 22 साल पहले, तब मैंने उसकी शुरुआत की थी, और मैं उस कंपनी का न केवल पहला संपादक था, बल्कि मैं उस कंपनी का पहला एम्प्लॉय भी था। मैंने ही तमाम लोगों की नियुक्तियां वेब दुनिया में की थी। उसके पहले तक हिंदी में इंटरनेट पर कुछ जानकारियां, पत्रकारिता संभव नहीं थी। वो एक महत्वपूर्ण काम मैंने किया है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दशकों से हिंदी पत्रकारिता की स्थिति खराब है। एक दौर था जब केंद्र सरकार ने पालेकर आयोग की नियुक्ति की थी। पालेकर आयोग को ये काम कहा गया था कि प्रिंट मीडिया में जितने, उन दिनों टेलीविजन मीडिया आया नहीं था, प्रिंट मीडिया में जितनी तनख्वाहें लोगों की है उसका निर्धारण कीजिए। और पालेकर आयोग ने पूरे देश में पत्रकारों की स्थिति का अध्ययन किया और ये बताया कि पत्रकारों को कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, उनकी हायरार्की कैसी होनी चाहिए, प्रधान संपादक होना चाहिए, संपादक होना चाहिए, स्थानीय संपादक होना चाहिए, सहायक संपादक होना चाहिए, डिप्टी न्यूज एडिटर होना चाहिए, चीफ सब एडिटर होना चाहिए, सीनियर चीफ सब होना चाहिए, सीनियर सब एडिटर होना चाहिए, सब एडिटर होना चाहिए। एक पूरी हायरार्की उन्होंने तैयार की। ये भी तय किया था कि किस अखबार में कितनी तनख्वाहें मिलनी चाहिए। पत्रकारों के अलावा पालेकर आयोग ने यह भी बताया था कि पत्रकारों के अलावा अखबारों में काम करने वाले अन्य लोगों की तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए। इन लोगों में लाइब्रेरियन शामिल हैं, इसमें अखबार को के प्रोडक्शन की पूरी यूनिट शामिल है, कंपोजिंग, प्रिंटिंग, सारे लोगों के बारे में पालेकर आयोग ने सिफारिश की थी। पालेकर आयोग का यह मानना था कि जो लोग मीडिया में आते हैं उनकी तनख्वाहें देश की सर्वश्रेष्ठ उद्योग की तनख्वाह के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पालेकर को लगता था कि यह बुद्धि का काम है और यहाँ अगर लोग नहीं आए तो वे लोग दूसरे क्षेत्रों में चले जाएंगे, लोग मैनेजमेंट में चले जाएंगे, कुछ लोग हैं जो अध्यापन के क्षेत्र में चले जाएंगे और कुछ निजी संस्थाओं में चले जाएंगे। पालेकर की कोशिश थी कि लोग मीडिया में आए और अच्छे लोग आए। ये पालेकर ने पत्रकारों की तनख्वाह के अलावा ये भी तय किया था कि वे कितने घंटे काम करेंगे, उनको कितनी छुट्टियां मिलेगी। पालेकर ने ये सब व्यवस्था इसलिए की थी, पालेकर आयोग ने, कि पत्रकारों को इतना वेतन मिलना चाहिए कि वे देश के अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक अखबार खरीद सके, अधिक से अधिक पत्रिकाएं खरीद सके। उनके पास उनके वर्किंग आवर 36 तय किए गए थे। पूरे दिन शिफ्ट में अगर वो हो तो यानी 6 दिन 6-6 घंटे, और अगर रात्रि पाली है तो 5.5 घंटे ही वे कार्य करेंगे। पालेकर आयोग का मानना था कि पत्रकारों के पास पढ़ने लिखने के लिए समय होना चाहिए। अगर कोई पत्रकार 8, 10 या 12 घंटे रोज अपने दफ्तर में ही बिताएगा तो अन्य चीजों के बारे में वो पढ़ाई कैसे करेगा। इसके अलावा पालेकर आयोग ने पत्रकारों के लिए बहुत सारी दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की थी। उनके लिए लीव ट्रेवल अलाउंस जैसी चीजें भी थी, रात्रिकालीन पत्रकारों के लिए अलग से भत्ते की व्यवस्था थी, उनके काम के घंटे आधे रखे गए थे, ये सब चीजें हुई थी। लेकिन पालेकर आयोग की सिफारिशों को कई अखबार वालों ने नहीं मानी, कईयों ने माना। उसके बाद जिस तरह हमारा तंत्र बदलता रहा, उस तंत्र में पत्रकारों की हैसियत ज्यादा होने के बजाय धीरे धीरे करके कम होती चली गई, और ये माना जाने लगा कि पत्रकार एक तकनीकी तरह के लोग हैं और उनका वेतन तय नहीं होने लगा। अधिकतर बड़ी कंपनियों ने ये किया कि उन्होंने पत्रकारों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखना शुरू किया। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह जैसी कंपनियां थी जो पहले अपने यहाँ पत्रकारों को ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में भर्ती करती थी। उनके पास बाकायदा पत्रकारों की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट था। वे देश भर के लोगों को आमंत्रित करते थे अखबार में विज्ञापन देकर। देश भर के लोग उन पत्रिकाओं में उन विज्ञापनों को देखकर टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की परीक्षा देते थे। उसमें परीक्षा प्रीलिम्स पास करने के बाद फाइनल परीक्षा होती थी, फिर इंटरव्यू का दौर चलता था, अंत में ट्रेनी पत्रकारों को चुना जाता था। जो पत्रकार चुने जाते थे उन्हें क्लासरूम प्रशिक्षण भी दिया जाता था और फील्ड का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, और गारंटी होती थी कि वे उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद
टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के पत्र पत्रिकाओं में नियमित नौकरी करने लगेंगे। कोई उप संपादक बनेगा, कोई रिपोर्टर बनेगा, कोई खेल संवाददाता बनेगा, कोई आर्थिक संवाददाता, इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि अखबारों ने वेतन आयोग के झंझटों से बचने के लिए अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर पत्रकारों को रखना शुरू किया कि आप हमारे यहाँ आइए, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इस दौरान हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे और इसके बाद हम आपको कोई तनख्वाह नहीं देंगे, आपको छोड़ना होगा। और अगर नहीं छोड़ना हुआ, अगर हमने रिन्यू किया, अगर आपका काम संतोषप्रद रहा, तो हम आपके काम को, आपके एग्रीमेंट को आगे बढ़ा देंगे। एक और बात है कि पहले तमाम अखबारों के प्रबंधन ने ट्रेड यूनियन को भी मान्यता दे रखी थी। अधिकांश बड़े समाचार पत्र समूहों में ट्रेड यूनियन थी। वो ट्रेड यूनियन पत्रकारों की और प्रेस के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती थी। उनके साथ कोई ज्यादती न हो जाए, उन्हें बेवजह नौकरी से निकाला न जाए, उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, इस सब तरह की बातें, ये सब सुविधाएं या जो भी बात कहें असुविधा, ये सब पत्रकारों के लिए सुविधा थी कि वे अपनी बात कहने के लिए उनके पास एक मंच था। लेकिन धीरे धीरे करके अधिकतर कंपनियों ने अपने यहाँ से ट्रेड यूनियन को विदा दे दी और अब अखबारों के दफ्तर में ट्रेड यूनियन खत्म हो चुकी है। इसका एक सबसे बुरा प्रभाव ये पड़ा कि पिछले दिनों अखबार वालों ने अपने स्टाफ की जमकर छटनी कर दी। कोरोना काल में तो ये परेशानी बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि इंडिया टुडे ग्रुप जैसे समूह ने अपने विभिन्न चैनलों में, आज तक या दूसरे चैनल, 400 लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया। कई बड़े बड़े प्रकाशन समूह, उन्होंने थोक में लोगों को अपने यहाँ से नौकरी में निकाला। कई चैनल कोरोना के कारण बंद हो गए। कई केबल ऑपरेटर्स का काम धंधा प्रभावित हुआ। सबसे बुरा असर पड़ा प्रिंट मीडिया पर। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि प्रिंट मीडिया पहले ही संघर्ष से गुजर रहा था। अब संघर्ष ये था कि विज्ञापन, जब टेलीविजन चैनल आ गए और इंटरनेट आ गया तो अखबारों के विज्ञापन कम हो गए, तो अखबारों को काफी संघर्ष करना पड़ा। फिर कोरोना काल में कई हाउसिंग सोसाइटी ने अपने यहाँ पर अखबारों को लाने से रोक दिया। हफ्ता उनके यहाँ अखबार लेकर नहीं जा सकते थे, तो अखबारों का वितरण प्रभावित हुआ। फिर ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री, पूरे देश के उद्योग धंधे मंदे पड़ गए, उनका कारोबार कम हो गया, तो उनका विज्ञापन का खर्च भी स्वाभाविक तौर पर बहुत कम हो गया। इस तरह कोरोना काल में अधिकांश प्रिंट मीडिया के अखबार और पत्रिकाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कई पत्रिकाएं तो ऐसी बड़े बड़े समूह की पत्रिकाएं जैसे कादम्बिनी, नंदन, ये पत्रिकाएं बंद हो गई। इंडिया टुडे समूह ने अपनी कई पत्रिकाओं को बंद कर दिया। तो दोस्तों, मीडिया शिक्षा के नाम पर जो संस्थान खुले हैं, लाखों रुपए एक कोर्स की फीस ले रहे हैं, उनके झांसे में आइए ही मत। वे आपको सिवाय बुद्धू बनाने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर वे अपना धंधा चमका रहे हैं। वे सपने दिखा रहे हैं आपको राजदीप सरदेसाई के बनाने के, वे सपने दिखा रहे हैं श्वेता सिंह बनाने के, निधि राजदान बनाने के, वे सपने दिखा रहे हैं आपको दीपक चौरसिया बनाने के, लेकिन वे बना कुछ भी नहीं रहे हैं, सिवाय आपको बुद्धू बना रहे हैं। होगा ये, दरअसल आप देखिए कि दिलीप कुमार एक ही हो सकता है, अमिताभ बच्चन एक ही हो सकता है, शाहरुख खान एक ही हो सकता है। इन्होंने किसी मीडिया संस्थान से, इन्होंने किसी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से डिग्री नहीं ली, इनमें से किसी ने भी। लेकिन दिलीप कुमार हैं। इसी तरह अमिताभ बच्चन है, जिन्होंने पत्रकारिता की कोई वैसी औपचारिक डिग्री नहीं ली। तो फिर आप मीडिया जगत में आना चाहते हैं तो क्या करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। दरअसल ये तो शिक्षा संस्थान है, इनमें से कई की हालत तो इतनी खराब है, इतनी खराब हालत है कई की, कि ये पालकों को बुद्धू बनाने के लिए अपने यहाँ बड़े बड़े पोस्टर छपवा लेते हैं, अपने संस्थाओं में बड़े भव्य आयोजन करते हैं। आप इनके कक्षाओं में देखेंगे कि ये नियमित पढ़ाई में इनकी रुचि नहीं होती। ये साल में 4 इवेंट करते हैं। 4 इवेंट में ये देश के जाने माने एंकर्स को बुलाते हैं और बच्चों को बताते हैं, विद्यार्थियों को बताते हैं कि देखिए, हमने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ
आपका इंटरेक्शन करवाया, अब तो आप सीधे इनके बराबर हो गए, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। पहले प्रिंट मीडिया में जो पत्रकार होते थे, जो संपादक तक पहुंचते थे, वे एक लंबी प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजरते थे। वे ठोस अध्ययन करते थे, उनकी विशेषज्ञता होती थी कई कई फील्ड में। वे पहले उप संपादक बनकर भर्ती होते थे, फिर वे मुख्य संपादक बनते थे, फिर उनमें से कई सहायक संपादक बनते थे, कई समाचार संपादक बनते थे, कई स्थानीय संपादक पद तक पहुंच पाते थे। और जो व्यक्ति बड़ा अनुभवी हो, जिसे कानून का ज्ञान हो, जिसे संविधान का ज्ञान हो, जिसे इतिहास का ज्ञान हो, जो देश को समझता हो, जिसने देश को देखा हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा प्रधान संपादक या संपादक बनाने की परंपरा थी पहले। लेकिन अब यह परंपरा पूरी तरह खत्म हो गई है, क्योंकि अखबार, पत्रिका या कोई टीवी चैनल या वेबसाइट को भी शामिल कर सकते हैं आप उसमें, ये सब के सब हो गए हैं एक व्यापारिक उद्यम। इस उद्यम में उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, उनके पास कोई ये लक्ष्य नहीं है कि हम सच्चाई लोगों तक पहुंचाएंगे। उन सब के अपने एजेंडा फिक्स है। तो उस एजेंडे में आपके लिए कोई जगह है क्या? जिस एजेंडे में देश के लोकतंत्र के दूसरे खंभों के लिए जगह नहीं है, जिस मीडिया में जो संविधान का अघोषित चौथा खंभा है, उस चौथे खंभे में संविधान के दूसरे खंभों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जिन्हें लगता है कि व्यक्तियों की खबरें देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिद्धांतों की बात करना फिजूल है, इतिहास की बात करना फिजूल है, इंटरटेनमेंट में तब्दील होता जा रहा है जो पूरा मीडिया, जहां न्यूज एंकर न्यूज एंटरटेनर हो गए हैं। और कई न्यूज एंकर तो मदारी की भूमिका में है, उन्हें लगता है कि वे तमाशा दिखा रहे हैं, किसी भी तरह उन्हें टीआरपी बनानी है, क्योंकि टीआरपी का मतलब है धंधा। तो ऐसे उद्योग में जाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना, जिस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है, जिस तरह की पढ़ाई का दावा ये लोग करते हैं, क्या उसकी कोई उपयोगिता बचती है? शायद नहीं। तो आप अगर किसी मीडिया संस्थान में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उसके पहले सोच लीजिए। कई मीडिया संस्थान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने शिक्षकों पर और अपने संचालकों पर यह दायित्व दे रखा है कि आप कम से कम 10 विद्यार्थियों को या 15 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कराएंगे, क्योंकि जिस संस्थान में 500-600 विद्यार्थी मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं और वहां के 5 लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती। जो आदमी डिग्री लेने के लिए, जो विद्यार्थी डिग्री लेने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करता है, उससे पता चलता है कि 20,000 रुपए की नौकरी भी कहीं मिल नहीं रही है। अब तो यह हाल हो गया कि कई लोग, कई चैनल लोगों को निकाल रहे हैं नौकरी से, और वे यहाँ तक कि अपने यहाँ जो कैमरामैन अपॉइंट करते हैं, उन कैमरामैन को कैमरा भी प्रोवाइड नहीं करते। यानी अगर आपके पास अपना कैमरा है तो आप आ जाइए। अधिकांश समाचार चैनलों का हाल ये कि उन्होंने अपने राज्यों के संवाददाताओं को हटा दिया, या पूरे राज्य में एक ही संवाददाता है। कई जगह तो 2-2, 3-3 राज्यों में एक संवाददाता है। और जो छोटे राज्य वहां तो संवाददाता रखने की जरूरत ही उन्हें महसूस नहीं होती। उन्हें लगता है कोई बड़ी घटना होगी तो मुंबई दिल्ली के किसी संवाददाता को वहां भेज देंगे। यानी उनके लिए पूरे देश के राज्यों की राजधानियां भी कोई मायने नहीं रखती। उन्हें लगता है कि बस किसी भी तरह हमारा काम धंधा चलता रहे, हमें इस बात से क्या मतलब कि हम लोगों की समस्याएं उठाएं। जब कोई खबर ऐसी आती है जिसमें उन्हें लगता है कि इसका कोई महत्व होना चाहिए, तब उस खबर को छोटा मोटा दिखा सकते हैं। आप देखिए खबरें भी कैसी चल रही है, 10 मिनट में 100 खबरें, 5 मिनट में 25 खबरें। यानी 10 मिनट में अगर 100 खबरें दिखाई जा रही हैं, तो एक खबर में कितना समय दिया जाएगा? और फिर वो एक ही खबर को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर 5 खबर बना देते हैं। जैसे वो कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलोर पहुंचे, फिर दूसरी खबर बता देंगे नरेंद्र मोदी ने आज फलाने कार्यक्रम में भाग लिया। नंबर 3 बता देंगे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया। नंबर 4 बता देंगे कि नरेंद्र मोदी की सभा में कितनी भीड़ थी। तो खबर तो कुल मिलाकर एक ही है, एक ही खबर को इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। दूसरी बात है कि अधिकांश न्यूज चैनलों ने अपने यहाँ से जिला संवाददाताओं को हटा दिया है। जो जिला संवाददाता पहले कुछ मानदेय पाते थे 10,000, 15,000, वो भी अब नहीं है, क्योंकि चैनल वालों को लगता है कि हम क्यों यह पैसा खर्च करें, हम इस पैसे को भी बचाएं। और आपने देखा होगा कि तमाम बड़े न्यूज चैनल में इतने सारे लोग दिन भर 4-4 घंटे तक डिस्कशन करते रहते हैं। तो वो इसलिए नहीं करते कि कोई बौद्धिक सामग्री उपलब्ध कराना चाहते हैं, बौद्धिक जानकारी देना चाहते हैं, या अपने दर्शकों का
बौद्धिक ज्ञान ऊपर करना चाहते हैं। वे ये सब नोटंकी इसलिए करते हैं कि उन्हें ये सस्ता पड़ता। भाई 4 लोगों को अगर बुला लिया, उनमें से कई तो फ्री के वो भी होते हैं वार्ताकार, जो कि विभिन्न पार्टियों के लोग होते हैं, तो वहां से वे इस तरह पैसे बचा रहे हैं। एक और चीज इन्होंने की है पैसे बचाने के लिए, अपने यहाँ के संवाददाताओं को निकाल दिया। फिर उन्होंने कई जगह कहा कि हम अगर आपकी खबर उपयोग में लाएंगे तो खबर उपयोग में लाने का कुछ मेहनताना 500 रुपये या 1000 रुपये दे देंगे। अब किसी जिला मुख्यालय में, किसी प्रदेश के जिला मुख्यालय में जो संवाददाता है, उसकी महीने भर में 5 खबरें भी नहीं लगती। तो आप सोचिए कि जिस संवाददाता की 5 खबरें भी नहीं दिखाई जा रही है, उसे और 2-2,500 रुपये भी जिसके मिलने की गारंटी नहीं है, तो आखिर वो अपना कामकाज करेगा कैसे? उसके सामने समस्या है। तो अधिकांश लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ दिया। अब हाल ये है कि जो प्रादेशिक स्तर के चैनल हैं, उन्होंने अपने संवाददाताओं को 2 चीजें दी है। एक, उन्होंने उनके हाथ में माइक दिया है, और कई चैनल तो माइक का पैसा वसूल कर रहे हैं कि आप 25,000 रुपये जमा कर दीजिए, हम आपको माइक और आईडी दे रहे हैं। दूसरा, उसमें कईयों ने यह भी कहा कि आपको न्यूनतम टारगेट दिया गया है, इतने विज्ञापन आपको लाने ही लाने हैं, तब कहीं हम आपकी स्ट्रिंगरशिप कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे हालत में कौन व्यक्ति, कौन पत्रकार सच्ची खबरें दिखाना चाहेगा? ऐसे में होगा ये कि वो संवाददाता ये कोशिश करेगा कि मेरी खबर किसी भी तरह चैनल पर दिख जाए, ताकि मुझे 500 रुपये या 1000 रुपये, जो भी चैनल ने फिक्स किया है, वो पैसा मुझे मिले। तो वो ऐसे विजुअल तलाशेगा जिसमें जनता की समस्या दिखाने के बजाय या मूल खबर दिखाने के बजाय कोई ऐसी चीज होगी जिसके दिखने की संभावना ज्यादा होगी। कोई इवेंट होगा, कोई मेला होगा, कोई व्यक्ति पर आधारित खबर होगी। तो इस तरह की चीजें होने लगी। एक और चीज हो रही है, आजकल टीवी चैनलों ने सोशल मीडिया से खबरें उठाकर अपने यहाँ दिखाना शुरू कर दिया। कोई अच्छी तस्वीर इंस्टाग्राम पर आई, या कोई अच्छा वीडियो ITV में आया, या कोई अच्छा वीडियो फेसबुक पर किसी ने शेयर किया या ट्विटर पर शेयर किया, तो चैनल वाले उठाकर उसको सीधा अपने यहाँ दिखा देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए सबसे सस्ता है कि डेस्क पर 1 या 2 व्यक्ति की जिम्मेदारी दे दी और वो इस खबर को उठाए और वो अपने यहाँ पे दिखाते रहे। ये स्थिति तो हमारे देश में भी टीवी चैनल। मित्रों, भारत में प्राइवेट टेलीविजन चैनल 1995 से चल रहे हैं, करीब 25 साल होने आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने कितने विज्ञापन देखे जहां ये प्राइवेट चैनल अपने यहाँ एंकर्स की भर्ती कर रहे हैं, या रिपोर्टर्स की भर्ती कर रहे हैं, या डेस्क पर लोगों की भर्ती कर रहे हैं। रेयरली कुछ ही चैनलों के आपने देखे होंगे। कई चैनलों ने तो इस तरह के विज्ञापन भी दिए हैं कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपनी प्रतिभा से अपने आप आत्मनिर्भर होकर काम कर सके। एक चैनल ने तो पिछले दिनों छटाई छटनी के लिए एक नया तरीका अपनाया। वो अपने दिल्ली का ये चैनल है, बिजनेस का चैनल था, वो हर साल अपने स्टाफ में 20% की कटौती कर देता और 20% नए कर्मचारी भर्ती कर लेता था। कर्मचारी यानी पत्रकार भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, एंकर भी थे, सब लोग थे। कंपनी के मालिक का ये आइडिया था कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक लगातार काम कर रहा है तो 5 साल में उसकी तनख्वाह प्रमोशन पाते पाते या इंक्रीमेंट पाते पाते काफी बढ़ जाती है, तो उससे हम निकाल बाहर करते हैं और उसकी जगह नए व्यक्ति को लाएंगे तो 20% नई नियुक्ति होगी। इन 20% नए लोगों को पुराने 80% लोग जो काम कर रहे हैं वे कुछ प्रशिक्षण दे देंगे और वे भी काम में आने लगेंगे। दूसरी बात यह कि कंपनी को लगता है कि उनको जो स्थायी सुविधा देनी थी, स्थायी लाभ देने थे, वो देने की जरूरत अब कंपनी को नहीं बची। तो इस तरह वो हर साल 20% अनुभवी लोगों को निकाल देते थे और 20% नए लोगों की भर्ती करते थे। इससे पूरे स्टाफ में दहशत का माहौल था और वे पत्रकार जो वहां काम कर रहे थे, जिनकी नौकरी वहां कंफर्म हो गई थी, पत्रकार का जॉब कंफर्म था, वे भी घोर मानसिक तनाव में रहते थे। उन्हें लगता था पता नहीं अगले साल हमारी छटनी ना हो जाए, या लगता था हमारी छटनी अगले साल ना हो जाए। तो ये लंबे समय तक वो इस तनाव में रहते थे। क्या आपने कभी देखा कि चैनलों ने विज्ञापन दिया और कोई व्यक्ति भर्ती हो और वो व्यक्ति नामचीन जगह तक पहुंचा? आखिर चैनलों में कौन लोग हैं जो टॉप पदों पर हैं? वे लोग हैं जिन्होंने पहले प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छे से काम किया। आप तमाम लोगों को देखिए, चाहे राजदीप देसाई हो, चाहे बरखा दत्त हो, चाहे प्रणय राय हो, चाहे विनोद दुआ, इन सब लोगों ने पहले प्रिंट मीडिया में काफी अच्छा काम किया। प्रभु चावला हो, इन सब लोगों ने प्रिंट मीडिया में लंबे समय तक काम किया, यानी इनकी पत्रकारिता की बुनियाद काफी मजबूत हो गई।
फिर जब नए चैनल शुरू हुए तो ये उन चैनलों में भर्ती हुए और वहां से ये लोग अपने लिए जगह बनाते चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने और भी नए रास्ते निकाले, जैसे रजत शर्मा हैं, दीपक चौरसिया हैं, प्रणय राय हैं, अर्नब गोस्वामी। इन लोगों ने अपना रास्ता बनाया और अपनी मंजिल तय की, अपनी पहचान बनाई, अपनी कंपनी शुरू की और ये अपनी कंपनी में एक मेजर स्टेक होल्डर हैं। तो इन सब की संपत्तियां आज की तारीख में करोड़ों नहीं अरबों रुपए की है। लेकिन जो नया व्यक्ति आज जा रहा है उनमें से कितने लोगों को ये लोग अपने चैनल में स्थान देते हैं? अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक में ही देखिए कितने लोगों का नाम आप जानते होंगे। आप 5 लोगों के नाम भी नहीं जानते होंगे जो अर्नब गोस्वामी के चैनल में काम करते हैं। वास्तव में अर्नब गोस्वामी की फिलॉसफी यही है कि पूरे समय रिपब्लिक चैनल पर अर्नब गोस्वामी की शक्ल ही दिखती रहे। वे नहीं चाहते कि उनके चैनल पर कोई दूसरा आदमी आए और अपनी कोई पहचान बनाए। ऐसा अधिकांश मालिकों के साथ होता है। कुछ ही मालिक होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, दूसरे लोगों को भी हमें मौका देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े लोग जो करोड़ों की तनख्वाह पा रहे हैं, आपको बताया जाता है, इनको जो जिम्मेदारियां दी गई है उसका शायद आपको एहसास नहीं है या उसका भान नहीं है। बशीर बद्र का एक शेर मुझे याद आ रहा है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वे लोग जो तमाम छाए हुए हैं चैनलों पर, उनकी स्थिति भीतर से कैसी है ये आप शायद नहीं जानते होंगे। आप जानते हो कि 1-2 मशहूर टीवी एंकर्स को जो चैनलों के सर्वे सर्वा माने जाते हैं, उन्हें उनका ही किसी ने वो कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया और वे लोग पुलिस की गिरफ्त में रहे, तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने चैनल के लिए मालिक के इशारे पर 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन लाने थे। दिल्ली में जो आप आज तक के विभिन्न चैनलों पर देखते हैं आजकल कि कोई चैनल ने फलाना एनक्लेव किया है, कॉन्क्लेव किया है, फलाना आयोजन किया है, तो ये आयोजन कोई जानकारी के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए नहीं किए जाते। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा कमाना। आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग इन कॉन्क्लेव में अवार्ड बांटते रहते हैं, और अवार्ड किसको देते हैं? उद्योगपतियों को देते हैं, गृह मंत्री को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सम्मानित करते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कह दिया कि आपने कृषि के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ काम किया, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, और इस तरह वो अवार्ड देते हैं। उन मंत्रियों को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं और उनसे कार्यक्रमों का प्रायोजन करवाते हैं। कार्यक्रम का प्रायोजन का मतलब ये है कि उन्हें से करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। तो ये जो अवार्ड, जिस तरह कहा जाता है कि बॉलीवुड के जो अवार्ड फंक्शन है वो उसमें अवार्ड बेचे जाते हैं, उसी तरह यहाँ बेचे नहीं जाते, लेकिन उन लोगों को दिए जाते हैं जो आमतौर पर बड़े बड़े विज्ञापन लाते हैं। हाँ, कुछ बीच में 2-4%, 5% ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको अवार्ड देना मजबूरी होती है, जो विज्ञापन तो नहीं देते लेकिन उनकी ब्रांडिंग का फायदा उन चैनल वालों को हो जाता है। अब नेशनल चैनल वालों की देखा देखी प्रदेश के चैनलों ने भी इस तरह का अभियान शुरू किया है। वहां भी तरह तरह के आयोजन होने लगे हैं। इसी तरह के आयोजन केबल टीवी में भी होने लगे हैं। तो ये सारा पूरा चक्र ही कुछ इस तरह हो गया है कि आप एक हाथ में माइक लीजिए और दूसरे हाथ में कटोरा लीजिए, लेकर जाइए, फील्ड में जाइए, मंत्री के पास जाइए, उद्योगपति के पास जाइए, पहले आप बाइक लीजिए और दूसरे हाथ में कटोरा आगे कर दीजिए कि आप हमें कितना पैसा देने वाले हैं, चाहे विज्ञापन के रूप में दे रहे हैं या स्पॉन्सरशिप के रूप में दिए जा रहे हैं या प्रायोजक सह प्रायोजक होने के नाते थे। तो ये धंधा हो गया। अब आपको लगता है कि आप मीडिया में आपने बड़ी डिग्री प्राप्त की, क्या आप इसे 5 लोगों को या 3 लोगों के भी नाम बता सकते हैं जिन्होंने विभिन्न मीडिया संस्थानों में टॉप की डिग्री ली हो और आज देश के जाने माने चैनल में बड़ी अच्छी जगह पर काम कर रहे हो? मेरे ख्याल से एक क्षण में तो आप सोच कर नहीं बता सकते। हाँ, रेफरेंस देखेंगे तो हो सकता है कुछ नाम आप बता पाए, लेकिन ये हालत तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो चुकी है, देश में टेलीविजन मीडिया की हो चुकी है। जब टेलीविजन मीडिया शुरू हुआ था तब इतना दबाव नहीं था, क्योंकि उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा कम थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा, काफी सारे विज्ञापन इंटरनेट की तरफ चले गए। प्रिंट मीडिया के सामने संकट इसीलिए आया कि उसके सामने विज्ञापनों की कमी हो गई, सरकारी विज्ञापनों का बजट भी कम हो गया। तो इस तरह उनके सामने नई नई परेशानियां सामने आई। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं ये बात और आगे बढ़ाऊंगा
कि किस तरह नियुक्तियां हो रही है, किस तरह मीडिया काम कर रहा है और किस तरह सही बातों को छुपाया जा रहा है। मीडिया में रहते हुए मीडिया की बातें बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ना, ये मेरी तरफ से अपने दर्शकों के साथ और पाठकों के साथ नाइंसाफी होगी अगर मैं उन्हें सच्चाई से वाकिफ नहीं कराऊं, क्योंकि असलियत से वाकिफ कराना हर पत्रकार का काम है। तो मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको असलियत बताऊं कि ग्रास उतनी हरी नहीं है, घास उतनी हरी नहीं है जितनी कि आपको दिख रही है। यहाँ भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन जो देश में 1,500 से भी अधिक जो मीडिया कॉलेज हैं, वो जो मीडिया कॉलेज लाखों रुपए की फीस मांग रहे हैं, वो फीस देने के पहले आप सोच लीजिए। हाँ, उस मीडिया संस्थान में जरूर जाइए जहाँ पूछिए कि अगर हमारे बच्चे ने, हमारे विद्यार्थी ने या मैंने यहाँ ये डिग्री ली इतने लाख रुपए फीस देने के बाद भी, तो क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि मुझे इतनी तनख्वाह या इस पोजीशन पे जॉब मिल ही जाएगा, या मिलने की संभावना कितनी है? क्या आप इसमें कोई गारंटी दे सकते हैं? मुझे लगता है शायद ही कोई मीडिया संस्थान है जो इस तरह की गारंटी देगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये सारी शर्तें आप मीडिया संस्थान के सामने ही क्यों रखते हैं? देश में हजारों मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, देश में हजारों इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, क्या वहां पे कोई इस तरह की डिग्री दी जाती है? क्या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी सड़कों पर मारे मारे नहीं फिर रहे हैं? क्या मैनेजमेंट के विद्यार्थी मारे मारे नहीं फिर रहे हैं? हो सकता है कि उनकी बात तर्क हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई तर्क नहीं है कि चूंकि मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी मारे मारे फिर रहे हैं, इसलिए मीडिया के विद्यार्थी भी मारे मारे फिरें। क्योंकि मीडिया के विद्यार्थी कोई नौकरी करने के लिए, डिग्री लेने के लिए नहीं जाते, वे समाज को बदलने के लिए जाते हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जाते हैं। उनके पास कोई लक्ष्य होता है, वे समाज को बदलने का मादा रखते हैं, समाज को बदलने का इरादा रखते हैं। तो ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है जो समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव के नाम पर ही उनके साथ धोखाधड़ी हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम में इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, जब मैं प्रिंट मीडिया में हो रहे बदलाव के बारे में बात करूंगा और वेब मीडिया में क्या क्या हो रहा है इस बारे में बात करूंगा। इस बारे में भी बताऊंगा कि इस तरह लोग अपना वेंचर शुरू किया है, वो आज कहाँ पहुंचे हैं, इस बारे में भी बात करूंगा। तब तक के लिए बस।